फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई। सो ऑलरेडी हम प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। उन दोनों ही लेक्चर्स का लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हो। इसके अलावा जो लेक्चर्स की पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो एकदम फ्री। तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग फटाफट से उसे भी ज्वाइन कर लेना। ओके, सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एपिब्लेमा ऑफ रूट्स इज इक्विवेलेंट टू। तो जो रूट्स की एपिब्लेमा होती है वो किसके बराबर होती है? पेरिसाइकिल के, एंडोडर्मिस के, एपिडर्मिस के या फिर स्टील के। सो जो एपिडर्मिस होता है हमारा रूट हेयर्स के साथ, उसको हम एपिब्लेमा बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर हमारा एपिडर्मिस हुआ और उसमें रूट हेयर्स भी हुए तो उसको हम बोलेंगे एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के दो और नाम हैं, एक है राइजोडर्मिस और दूसरा है पिलीफेरस लेयर। तो इन तीनों ही नाम से आपके क्वेश्चन आ सकता है, एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस या फिर पिलीफेरस लेयर। सो ये जो चीज़ें हमें रूट हेयर रीजन में मिलती है, रूट हेयर्स क्या होते हैं हमें पता है, स्मॉल ट्यूबुलर यूनिसेलुलर एपिडर्मल आउटग्रोथ्स होती हैं और करते क्या है रूट हेयर्स, हमारे वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ओके, सो एपिब्लेमा किसके बराबर हो गया? एपिडर्मिस के बराबर। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन फीचर इन बिटवीन वेसल एलिमेंट्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स इज। सो ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूक्लिएट कंडीशन, नॉन लिविंग नेचर, थिक सेकेंडरी वॉल और पोर्स ऑन लेटरल वॉल्स। तो जो वेसल एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो आते हैं जाइलम में और सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं हमारे फ्लोएम में। तो इन दोनों को ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेसल होता क्या है? एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। अब जो वेसल है हमारा वो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत सारी सेल्स का बना हुआ होता है और उन सेल्स को हम बोलते हैं वेसल मेंबर्स। अब हर एक वेसल मेंबर जो है उसकी वॉल लिग्निफाइड होती है और उसमें एक बहुत ही बड़ी सेंट्रल कैविटी होती है। अब जो हमारी वेसल की सेल्स होती हैं दे आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि उनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। अब जो वेसल मेंबर्स है हमारी, यानी कि जो वेसल की सेल्स हैं, वो एक दूसरे से परफोरेशन के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं अपनी कॉमन वॉल्स में। तो उनकी जो कॉमन वॉल्स हैं उसमें परफोरेशंस की वजह से वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। और जो वेसल्स का प्रेजेंस है वो एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि वेसल एलिमेंट सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? दूसरी तरफ आते हैं हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी लंबे ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज रहते हैं और कंपेनियन सेल्स से अटैच रहते हैं या एसोसिएटेड रहते हैं। इनकी जो एंड वॉल होती है, यानी कि ये वाली और ये वाली वॉल, वो परफोरेटेड रहती है सीव लाइक मैनर में। सीव क्या होती है? जो छलनी होती है आपकी, उस तरीके से इसमें छोटे 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 छेद होते हैं एंड प्लेट्स में। तो ये क्या बना देती है? सीव प्लेट्स बना देती हैं। अब एक मेच्योर सीव एलिमेंट जो होता है उसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि सिर्फ पेरिफेरी पे उसके साइटोप्लाज्म मिलेगा हमें, और एक बड़ा सा वैक्यूल होता है बीच में, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी तरफ जो सीव ट्यूब का फंक्शन है वो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल करता है। कंपेनियन सेल्स जो होती है वो स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि सीव ट्यूब से एसोसिएटेड रहती हैं। अब जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स हैं वो जो उनकी कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स हैं उनके बीच में जो पिट फील्ड्स होती हैं उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो देखो, न्यूक्लिएट कंडीशन नहीं हो सकती क्योंकि जो सीव ट्यूब एलिमेंट है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसी तरीके से जो हमारे वेसल एलिमेंट्स होते हैं उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे ई न्यूक्लिएट कंडीशन लिखा होता तो ये कॉमन फीचर होता दोनों का, लेकिन न्यूक्लिएट कंडीशन जो है वो गलत है क्योंकि इनमें न्यूक्लियस दोनों में ही नहीं होता है। फिर नॉन लिविंग नेचर, ये भी गलत है क्योंकि जो हमारी सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं वो लिविंग होती हैं। हालांकि जो वेसल्स हैं हमारे जाइलम के वो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जो फ्लोएम है हमारा वो पूरी तरीके से लिविंग होता है। फ्लोएम का हर एक पार्ट लिविंग होता है, सिर्फ फाइबर्स के। फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। क्लियर? फिर थिक सेकेंडरी वॉल, ऐसा कहीं भी नहीं है कि इनमें सेकेंडरी वॉल्स होती है और वो भी मोटी। पोर्स ऑन लेटरल वॉल्स हमने देखा क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड उन पोर्स की वजह से ही रहती। तो कॉमन फीचर जो है वेसल एलिमेंट्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स का ये हो गया
पोर्स ऑन लेटरल वॉल्स, क्योंकि जो हमारे वेसल्स होते हैं उनमें भी पूरे यहाँ पे छेद होते हैं उनकी वॉल्स में, और ऊपर और नीचे भी छेद रहते हैं। तो जो लेटरल वॉल्स है उसमें भी पोर्स होते हैं और एंड प्लेट्स पे भी पोर्स होते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम आखिर होता क्या है। सो द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ऐसा मेरिस्टेम जो कि मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम जो है इट अकर्स इन ग्रासेस एंड इट रीजनरेट द पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। अब जो हमारी घास होती है उसको हमारे छोटे छोटे जो हर्बीवोर्स होते हैं वो चरते हैं, तो वो उसका कुछ पार्ट हटा देते हैं। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, जैसे सपोज करो ये एक ग्रास की लीफ है हमारी, एक हर्बीवोर आया उसने इतना पार्ट इसका खा लिया, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगा, इस पार्ट को रीजनरेट करने में हेल्प करेगा। ओके, देन जो अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं वो दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम्स की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? because they appear early in the life of a plant and contribute to the formation of primary plant body। क्योंकि जो प्लांट की अर्ली लाइफ होती है उसमें ये मतलब स्टार्टिंग की लाइफ में ये आते हैं और जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया और जो हमारा अपाइकल मेरिस्टेम हो गया वो दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम की कैटेगरी में आते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। अब यहाँ पे एक और टर्म दे रखी है प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम क्या होता है, द पोर्शन ऑफ अ प्राइमरी मेरिस्टेम दैट कंटेन्स एक्टिवली डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड आइसोडायमेट्रिक थिन वॉल्ड सेल। तो प्रोमेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम का ऐसा पोर्शन होता है जिसमें ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्टिवली डिवाइड करती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं और उनका जो डायमीटर है वो सेम होता है, आइसोडायमेट्रिक होती हैं और थिन वॉल्ड होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। दूसरी तरफ आता है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का ही एक पार्ट है और ये हेल्प करते हैं प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करने में। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा 1 डिग्री मेरिस्टेम है यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम है वो हमारे प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है यानी कि इलोंगेशन में हेल्प करता है, जबकि जो हमारा 2 डिग्री मेरिस्टेम है वो प्लांट की थिकनेस या जिसको हम गर्थ बोलते हैं वो बढ़ाता है, मोटाई बढ़ाता है। ओके, क्लियर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है विच टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स। तो स्टेम और लीव्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला वैस्कुलर बंडल का टाइप कौन सा है, रेडियल, क्लोज्ड, कॉन्जॉइंट या फिर लेटरल। सो एनसीईआरटी में सारे टाइप के वैस्कुलर बंडल्स दे रखे हैं और मैंने जब एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें इसको पूरी तरीके से कवर किया था। उस लेक्चर का लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ तो उसे आप देख लेना। तो उसमें एक चीज लिखी हुई थी that in conjoint type of vascular bundles the xylem and phloem are situated at the same radius of the vascular bundle। तो conjoint type में क्या होता है, जो हमारे xylem और phloem होता है वो एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज करो इसको ले लिया हमने तो xylem भी यही होगा और phloem भी यही होगा। और इस तरह के जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो स्टेम्स और लीव्स में सबसे ज़्यादा मिलते हैं और जो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स हैं उनमें फ्लोएम जो है वो ज़्यादातर टाइम बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और जाइलम जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। बाकी टाइप्स आप लोग लेक्चर में से देख लें। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट पोरस वुड्स कंटेन। तो पोरस वुड्स में क्या होता है, वेसल्स होंगे, ट्रेकीड्स होंगे, फाइबर्स होंगे या ऑल ऑफ दी अबव। सो ट्रेकीड्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं जिनकी थिक और लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं और टेपरिंग एंड्स होते हैं और ये डेड होते हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो ऑब्वियसली अगर ये डेड हैं तो ये हार्ड भी होंगे, तो पोरस वुड तो ये बना ही नहीं सकते, तो ये तो गलत हो गया। फिर जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो भी बहुत ही थिकन्ड वॉल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं और उनका जो सेंट्रल ल्यूमेन होता है वो ऑब्लिटरेटेड होता है। तो जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो भी हमारे एक तरह से बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो ये भी पोरस वुड्स नहीं बना सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा एक इकलौता आंसर बचा वेसल्स का। तो पोरस वुड्स जो है उसमें वेसल्स होती हैं, क्योंकि जो वेसल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा परफोरेशंस होते हैं इसलिए वो पोरस वुड बना सकते। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइलोसिस अकर्स इन
सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैलस टिश्यू या कॉर्क सेल्स। तो देखो टाइलोसिस होते क्या हैं? दे आर द आउटग्रोथ्स ऑन पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ जाइलम वेसल्स ऑफ सेकेंडरी हार्टवुड, एंड व्हेन द प्लांट इज स्ट्रेस्ड बाय ड्रॉट और इन्फेक्शन they fall from the sides of the cells and dam up the vascular tissue to prevent further damage to the plant. तो टाइलोसिस क्या होते हैं? जो हमारे जाइलम वेसल्स होते हैं, उनकी जो पेरेन्काइमल सेल्स होती हैं, उसकी आउटग्रोथ्स होते हैं ये टाइलोसिस। अब जब प्लांट पे स्ट्रेस आता है ड्रॉट की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, तो ये जो टाइलोसिस है ये साइड से गिर जाते हैं और जो वैस्कुलर टिश्यू है उसे डैम अप कर देते हैं। डैम अप मतलब ऑब्लिटरेट करना, उसको बंद कर देते हैं, जिससे प्लांट को आगे डैमेज नहीं होगा। क्लियर? तो ये किस में प्रेजेंट हुए? जाइलम में, क्योंकि ये जाइलम वेसल्स में प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी जाइलम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेनियन सेल्स इन प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद। तो ऑलरेडी हम ये बात पढ़ चुके हैं दैट द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो कंपेनियन सेल्स जो हैं वो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, वो भी स्पेशलाइज्ड वाली, जो कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स जो है वो एक दूसरे से पिट फील्ड्स के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं, जो कि उनके कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। कंपेनियन सेल्स करता क्या है? कंपेनियन सेल जो है वो सीव ट्यूब्स में जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसे मेंटेन करके रखता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, दैट इज सीव ट्यूब एलिमेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंटिसेल्स आर पैचेस ऑफ। अब अगर आप लोगों ने एनाटॉमी वाला चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है तो उसमें जो ट्री बार्क वाला पार्ट है उसमें लेंटिसेल्स बता रखे हैं। क्या बता रखा है? दैट एट सर्टेन रीजन्स इन बार्क the phylogen cuts off closely arranged parenchymatous cells on the outer side instead of cork cells। तो कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं बार्क के जहां पे जो फेलोजन है वो बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स काटने की बजाय पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है उन्हें काटता है, और ये पेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो बहुत जल्दी ही हमारे एपिडर्मिस को रप्चर कर देती हैं, और रप्चर करने के बाद उसमें लेंस शेप्ड ओपनिंग जो है उसे बना देती है, और इन्हीं लेंस शेप्ड ओपनिंग्स को हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स का काम क्या होता है? जो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है और स्टेम का जो इंटरनल टिश्यू है उसके बीच में गैस का एक्सचेंज कराना, और ये जो वुडी ट्रीज होते हैं हमारे उनमें प्रेजेंट होती। सो लेंटिसेल्स किसके पैचेस हो गए? लूज सेल्स इन लीव्स, लूज सेल्स ऑन बार्क फॉर एरेशन, subsidiary cells of stomata या cells for respiration in epiphytes। So the correct answer will be loose cells on bark for aeration। तो ये ट्री की बार्क पे प्रेजेंट होती हैं और ये एरेशन के काम में आती हैं, वही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने बताया उसके। क्लियर है? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कहता है फेलोजन एंड फेलम रेस्पेक्टिवली डिनोट। तो फेलोजन और फेलम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम को, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क को, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क को, या फिर कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे अच्छी तरीके से सुनना। सो एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर्स गेट ब्रोकन and need to be replaced to provide new protective cell layers। अब होता क्या है? जैसे जैसे हमारे स्टेम की थिकनेस बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, तो जो बाहर की कॉर्टिकल लेयर्स और एपिडर्मिस लेयर्स होती हैं वो टूटती जाती और उनको जल्दी रिप्लेस करवाना पड़ता है हमें, जिससे नई प्रोटेक्टिव सेल लेयर बन सके। इसीलिए एक दूसरी टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है फेलोजन, वो जो है डेवलप कर जाता है, और ये डेवलप किस रीजन में करता है? कॉर्टेक्स रीजन में। अब जो फेलोजन होता है वो सिंगल लेयर का नहीं होता है, मल्टीपल लेयर्स का होता है, 3-4 लेयर्स होती हैं उसमें। और ये किस तरीके की सेल्स का बना होता है? ऐसी सेल्स जो कि बहुत पतली होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। अब फेलोजन जो है वो दोनों तरफ सेल्स कट ऑफ करता है, अंदर भी और बाहर भी। सो जो आउटर सेल्स होती हैं वो कॉर्क में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, या जिसको हम फेलम भी बोलते हैं, और जो इनर सेल्स होती हैं वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स में डेवलप हो जाती हैं, जिसको हम फेलोडर्म भी बोलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर रखनी है। कॉर्क कैम्बियम जो है उसको हम फेलोजन बोलते हैं। फिर जो हमारा कॉर्क कैम्बियम है वो 2 तरह की सेल्स बनाता है, बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स जिनको हम फेलम बोलते हैं,
और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको हम फेलोडर्म बोलते हैं। अब कॉर्क जो है वो वाटर से इम्परवियस होता है, मतलब इसमें वाटर एंटर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल में सुबेरिन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जो कि वाटर को अंदर एंटर नहीं होने देता। दूसरी तरफ जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल्स हैं वो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और जो हमारा फेलोजेन, फेलम और फेलोडर्म है, इन तीनों को अगर हम एक टर्म दें तो वो टर्म होती है पेरीडर्म, यानी कि फेलोजेन, फेलम एंड फेलोडर्म आर कलेक्टिवली नोन एज पेरीडर्म। क्लियर है? तो फेलोजेन क्या है हमारा? कॉर्क कैम्बियम, और फेलम क्या है? कॉर्क। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमर्शियल जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरजाइलरी फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स या नन ऑफ दी। तो जहां पे आपकी एनसीईआरटी में जाइलम और फ्लोएम के बारे में दे रखा है, वहां पे जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स के भी बारे में बता रखा है। तो फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं उनको हम बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, और ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बने हुए होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि ये डेड होते हैं, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा एक डेड टिश्यू है ना। ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं जो हमारे फ्लोएम फाइबर्स हैं, लेकिन ये हमें सेकेंडरी फ्लोएम में जरूर मिलते हैं। एंड दे आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड निडल लाइक एपाइसिस। अब ये बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, अनब्रांच होते हैं, यानी कि इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, और इनके जो एंड होते हैं यानी कि जो एपाइसिस होती हैं वो बिल्कुल सुई की नोक की तरह होती हैं, एकदम निडल लाइक होती हैं। अब जो फ्लोएम फाइबर्स की सेल वॉल होती है वो बहुत मोटी होती है, और मेच्योरिटी पे ये फाइबर्स जो हैं अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं और डेड हो जाते हैं। फिर जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जूट, फ्लैक्स और हेम्प के, उन्हें हम कमर्शियल लेवल पे यूज करते हैं, जूट, फ्लैक्स और हेम्प। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कमर्शियल जूट फाइबर्स जो है वो हमें फ्लोएम फाइबर्स से मिलते हैं। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाए। जाइलम फाइबर्स जो है वो उनके हाईली थिकन्ड वॉल्स होती हैं, और उनके जो सेंट्रल ल्यूमेंस होते हैं वो ऑब्लिटरेटेड होते हैं, यानी कि जगह जगह से ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं, यानी कि उनमें सेप्टम प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज sieve tube elements are ideal component for nutrient translocation because। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि sieve tube elements जो है वो न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन के लिए अच्छे क्यों होते हैं। पहला, एंड वॉल इज नॉट प्रेजेंट। दूसरा, बॉर्डर्ड पिट्स आर प्रेजेंट। तीसरा, नैरो ल्यूमेन रिच इन साइटोप्लाज्म। और चौथा, ब्रॉड ल्यूमेन विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। तो sieve tube एलिमेंट्स का हमने देखा था, एंड वॉल उनमें प्रेजेंट होती है जिसको हम sieve प्लेट्स बोलते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। बॉर्डर्ड पिट्स हमने कहीं भी नहीं देखे कि sieve tube एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर नैरो ल्यूमेन होता है जो कि साइटोप्लाज्म में रिच होता है, ऐसा नहीं है। हमने देखा था कि sieve tube एलिमेंट्स में सिर्फ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा कि इनमें ल्यूमेन बहुत ब्रॉड होता है, बहुत चौड़ा होता है, और जो साइटोप्लाज्म है उसकी क्वांटिटी कम होती है। तो क्या है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा जगह है न्यूट्रिएंट्स के लिए कि वो आराम से ट्रांसलोकेट हो सके। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन एंडोडर्मिस एंड मेड अप ऑफ ओनली लिग्निन। सेकेंड, कोलेनकाइमा इज डिफरेंशिएटेड एंड मेन एसिमिलेटरी टिश्यू। थर्ड, फेलोजेन इज सेकेंडरी कैम्बियम। एंड फोर्थ, पिथ इज प्रेजेंट इन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। तो देखो, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं हमारी वो बिल्कुल एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो सिर्फ लिग्निन की नहीं बनी होती, मेनली वो सुबेरिन की बनी होती है, और कभी कभी उनमें लिग्निन भी प्रेजेंट होता है। सो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। देन कोलेनकाइमा जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है और मेन एसिमिलेटरी टिश्यू होता है। एसिमिलेटरी टिश्यू मतलब जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, तो ये भी गलत है। जो पेरेन्काइमा है हमारा वो मेन एसिमिलेटरी टिश्यू होता है, जिसमें भी जो हमारा मीजोफिल टिश्यू है वो होता है, जो कि दो तरीके के पेरेन्काइमा में डिवाइडेड रहता है। और वो दो टाइप्स कौन से हैं पेरेन्काइमा के, वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देन थर्ड जो है वो है फेलोजेन इज सेकेंडरी कैम्बियम। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, अभी अभी हमने देखा था कि फेलोजेन जो है वो सेकेंडरी कैम्बियम होता है, जो कॉर्क कैम्बियम है हमारा। देन लास्ट इज पिथ इज प्रेजेंट इन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम। ये गलत है क्योंकि पिथ जो है वो मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट नहीं होता। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्रिंग वुड इज डैश
वेयर एज द ऑटम वुड इज डैश। तो यहाँ पे स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको। जैसे कि सपोज करो ए ऑप्शन ले लिया हमने, तो स्प्रिंग वुड जो है वो डार्क होती है कलर में और हायर डेंसिटी होती है, जबकि जो ऑटम वुड है वो लाइट कलर में होती है और उसकी लोअर डेंसिटी होती है। तो मैं आपको पहले स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के बारे में बताती हूँ। जो हमारे टेम्परेट रीजन्स होते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना बहुत गर्म होता है, नॉर्मल सा होता है, मॉडरेट सा होता है। तो इन रीजन्स में क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो पूरे साल यूनिफॉर्म नहीं रहती हैं, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, इस तरीके से। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ऐसे एरियाज में कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और बहुत सारे जाइलरी एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता है। और इन जाइलरी एलिमेंट्स में ऐसे वेसल्स होते हैं जिनकी कैविटीज वाइड होती हैं। तो इस समय पे जो वुड बनती है, जो लकड़ी बनती है, उसको हम स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड बोलते हैं। और ये स्प्रिंग वुड जो है ये लाइट होती है कलर में और इसकी डेंसिटी जो है वो भी कम होती है। दूसरी तरफ आते हैं हमारे विंटर्स। तो विंटर्स में क्या होता है, कैम्बियम कम एक्टिव हो जाता है और बहुत कम जाइलरी एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता है। और जो भी जाइलरी एलिमेंट्स वो प्रोड्यूस करता है विंटर के टाइम पे, उनमें नैरो वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और इस तरीके की वुड को हम बोलते हैं ऑटम वुड या फिर लेट वुड। अब जो ऑटम वुड है वो डार्क होती है कलर में और उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। अभी जो दोनों वुड है हमारी, यानी कि स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ये ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की तरह अपीयर करती हैं। जैसे सपोज करो ये हम हो गई हमारी स्प्रिंग वुड, फिर ये हो गई हमारी ऑटम वुड, फिर स्प्रिंग वुड, फिर ऑटम वुड। तो ये हमारी एनुअल रिंग्स जो हैं वो बना देती हैं। तो दो रिंग्स जब बन जाएंगी हमारी, एक स्प्रिंग वुड की और एक ऑटम वुड की, तो वो एक एनुअल रिंग बनाएगी। क्लियर है? तो स्प्रिंग वुड का हमने क्या देखा, कलर भी कम होता है, लाइट होता है और डेंसिटी भी कम होती है। सो बी जो है हमारा वो सही रहेगा, लाइटर इन कलर एंड लोअर डेंसिटी। और ऑटम वुड क्या है, कलर डार्क होता है और हायर डेंसिटी होती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। अब जो हमारा स्टोमेटा है वो खुलता कब है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी जब हमारा स्टोमेटा खुल जाएगा। तो पहला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स। तो ये हमारी गार्ड सेल्स होती हैं इस तरीके से, और ये हमारा स्टोमेटल अपर्चर है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये अंदर की तरफ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारे स्टोमेटल अपर्चर जो है वो क्लोज हो जाएगा, खुलेगा नहीं। तो ये गलत हो गया। देन डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी मतलब क्या होता है, जब हमारी गार्ड सेल्स सोलन अप हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं। तो अगर उनकी स्वेलिंग कम हो गई तो हमारा स्टोमेटल अपर्चर जो है वो क्लोज हो जाएगा। जब ये फूलेंगी तो ऑब्वियसली ये बाहर की तरफ जाएंगी तो स्टोमेटल अपर्चर खुल जाएगा। तो अगर इंक्रीज इन टर्जिडिटी होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज इन टर्जिडिटी है तो ये रॉन्ग हो गया। फिर दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास। पहला है कि जो सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल्स हैं सेल वॉल में गार्ड सेल्स की, उनके रेडियल ओरिएंटेशन की वजह से स्टोमेटल अपर्चर खुलता है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन की वजह से। तो ऑब्वियसली ये हमारी गार्ड सेल्स है, सपोज करो ये एक और ये हमारी दूसरी। तो लॉन्गिट्यूडिनल अगर ऐसे रहेंगी तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रेडियल ओरिएंटेशन रहेगा इस तरीके का, तो अगर ये वाली जो हमारे माइक्रोफिब्रिल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारी जो सेल है गार्ड सेल वो पतली हो जाएगी ऑब्वियसली, और हमारा स्टोमेटल अपर्चर जो है वो खुल जाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल। तो रेडियल ओरिएंटेशन की वजह से स्टोमेटल अपर्चर जो है वो खुलता और बंद होता। क्लियर? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो डाइकॉट स्टेम में जो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनको प्रोड्यूस कौन करता है? एपाइकल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम, फेलोजेन या फिर एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो देखो जो कैम्बियल रिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और नई सेल्स काटने लगती है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। तो जो सेल्स वो पिथ की तरफ कट ऑफ करता है वो सेकेंडरी जाइलम में मैच्योर होती हैं, और जो सेल्स वो पेरिफेरी की तरफ कट ऑफ करता है वो सेकेंडरी फ्लोएम में मैच्योर हो जाती हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? कैम्बियल रिंग यानी कि कैम्बियम जो है। तो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम कौन बना रहा है? हमारा वेस्कुलर कैम्बियम। क्लियर है? सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो क्या बनाता है?
फेलोडर्म, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम या फिर पेरिडर्म। तो ये चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसलिए इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फेलोडर्म होगा, प्राइमरी फ्लोएम होगा, सेकेंडरी जाइलम होगा या फिर पेरिडर्म होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि डेड सेल्स से बनी है? जाइलम पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, फेलम या फिर फ्लोएम। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है उसकी सेल्स लिविंग होती हैं और थिन वॉल्ड होती हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। और जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन। तो कुछ सब्सटेंसेस जैसे टैनिन वगैरह भी स्टोर करते हैं, और मेन काम ये है कि ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। तो ये लिविंग होता है, डेड नहीं। सो ये नहीं होगा डेड। देन सेकेंड इज कोलनकाइमा। कोलनकाइमा भी लिविंग टिश्यू होता है, और कोलनकाइमा में जो सेल्स होती हैं उनके कॉर्नर्स में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लेकिन स्टिल ये लिविंग होती हैं। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो डेड सेल होती है, वो डेड टिश्यू होता है, लेकिन कोलनकाइमा नहीं। देन फेलम जो है ये किससे डिराइव होता है? हमारी कॉक सेल से, और हमने देखा कि कॉक सेल्स जो है वो डेड सेल्स की बनी हुई होती हैं, इसीलिए फेलम जो है वो डेड सेल्स का बना हुआ होता है। देन लास्ट आता है हमारा फ्लोएम। तो एक बात ध्यान रखनी है, फ्लोएम जो है उसमें सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के वो सब लिविंग हैं, चाहे वो सीव ट्यूब्स हों, चाहे वो कंपेनियन सेल्स हों, कुछ भी हों, वो सब लिविंग होते हैं। बस जो फ्लोएम फाइबर्स हैं हमारे वो डेड सेल्स के बने हुए होते हैं। तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फेलम यानी कि सी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। अब सेकेंडरी ग्रोथ होती किस वजह से है? अगर हमारा वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट हुआ तो ग्रासेस जो है हमारी वो मोनोकॉट्स होती हैं, और इनमें वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आते हैं हमारे डेसिडियस एंजियोस्पर्म्स। डेसिडियस एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो वुडी होते हैं नेचर में, और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। थर्ड और फोर्थ जो होते हैं हमारे कॉनिफर्स और साइकस, ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, लेकिन इनमें फिर भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। एनोमलस होती है। एनोमलस का क्या मतलब होता है? नॉर्मली होनी नहीं चाहिए लेकिन होती है। ये एक्सेप्शंस हैं जिनमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रासेस। तो ग्रासेस ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें या तो सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है या फिर बहुत कम होती है। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक्स। तो फ्लोएम वाला जो पार्ट है आपकी एनसीईआरटी में उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट जिम्नोस्पर्म्स हैव albuminous cells and sieve cells but they lack sieve tubes and companion cells। तो जिम्नोस्पर्म में जो फ्लोएम होता है उसमें एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं और सीव सेल्स होती हैं, लेकिन उनमें सीव ट्यूब्स नहीं होती और कंपेनियन सेल्स भी नहीं होती। सो फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्रीज। तो ऑलरेडी मैंने आपको एनुअल रिंग बता दिया है जो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का था। तो देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो एनुअल रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। ये बिल्कुल सही है, मैंने बताया था एक लेयर स्प्रिंग वुड की फिर ऑटम वुड की, तो ये दोनों मिला के एक एनुअल रिंग बनाती हैं। फिर उसके बाद अगर एक और स्प्रिंग वुड और एक और ऑटम वुड हो गई तो ये दूसरी एनुअल रिंग बन जाएगी। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये एकदम करेक्ट हो गया। देन डिफरेंशियल एक्टिविटी जो है कैम्बियम की, इट कॉजेज लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ टिश्यू दैट इज अर्ली एंड लेट वुड। तो वही चीज हो गई कि डिफरेंशियल एक्टिविटी जो है कैम्बियम की, जब कैम्बियम बहुत एक्टिवली डिवाइड करता है तो वो लाइट बैंड बनाता है यानी कि अर्ली वुड, जिसको हम स्प्रिंग वुड बोलते हैं। और विंटर्स में जब उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो वो डार्क बैंड्स बनाता है जिसको हम लेट वुड या ऑटम वुड बोलते हैं। तो ये भी करेक्ट हो गया। देन एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट। बिल्कुल, गर्मियों में तेजी से डेवलप होता है और सर्दियों में धीमे धीमे डेवलप होता है। तो उसकी एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कि क्लाइमेट क्या है, क्योंकि गर्मियों में वो बहुत तेजी से सेल्स को फॉर्म करता है जबकि सर्दियों में उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। तो ये भी करेक्ट हो गया। लास्ट है एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। तो ये गलत है क्योंकि जो पूरा कंसेप्ट है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का वो हमने टेम्परेट रीजन के बेसिस पे ही देखा है।
तो एनुअल रिंग्स जो है वो टेम्परेट रीजन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। सो डी स्टेटमेंट जो है हमारा वो रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस जो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड थे। लेक्चर का लिंक मैंने आप लोगों को दे ही दिया है, तो उसे आप लोग जरूर देख लेना। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी हाईलाइटेड आंसर्स के साथ, तो आप लोगों को इधर उधर आंसर्स के लिए भागने की जरूरत भी नहीं। सो मैं होप करती हूँ कि आपको सारे एमसीक्यूज और उनके एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो एक क्वेश्चन पूछा है मैंने उसका आंसर देना मत भूलना कमेंट सेक्शन। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।